नमस्कार विद्यार्थियों। आहार एवं पोषण विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसी बारे में हम चर्चा करते हैं। आहार जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, हर तरह के जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में जो हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, वह हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्यरत करते हैं या हमारे जो विभिन्न तरह के जो तंत्र होते हैं उनको निरंतर चलाने के लिए, निरंतर गति देने के लिए हमारे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में जानकारी लेते हैं। बीइंग ए होम साइंटिस्ट, आपको इसके बारे में जानकारी लेना और आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि जो एक महिला होती है वह घर की धुरी होती है, उसके हाथों में परिवार की बागडोर होती है, वही सभी कार्यों का संचालन करती है। इस धुरी को, महिला को यदि पोषक तत्व के बारे में, आहार के बारे में पूरी जानकारी हो तो वह एक स्वस्थ परिवार समाज के सामने रख सकती है। और जितना उत्तम स्वास्थ्य परिवार का रहेगा, उतना ही परिवार का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक हर तरीके से विकास होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। सर्वप्रथम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वह होता है उत्तम स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। यह एक कहावत है कि अच्छा स्वास्थ्य जो होता है वही होना चाहिए, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो या कितनी ही सुख सुविधाएं हो, सब आपके आगे बेकार होती है जब तक कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। आहार एवं जो पोषण विज्ञान होता है, इसमें हम यह देखा जाता है कि किन किन पोषक तत्वों को ग्रहण करके आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा किया जा सकता है। आपके स्वास्थ्य को आप उत्तम किस तरीके से रख सकते हैं, किस तरीके से उसका आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सकता है, किस एज में किस तरीके का भोजन ग्रहण करना चाहिए, किस यदि किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है तो भोजन किस तरीके का ग्रहण करना चाहिए। यानी कि स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व विभिन्न आयु वर्ग के हिसाब से जो चाहिए होते हैं, उनको बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करने का कार्य किसका होता है? आहार एवं पोषण विज्ञान का होता है, जिसके के द्वारा हम उत्तम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उत्तम स्वास्थ्य को उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हम उत्तम स्वास्थ्य को बना सकते हैं। नेक्स्ट है भोजन, पोषण एवं स्वास्थ्य में संबंध। भोजन आप अच्छा करेंगे, आप सुपोषित भोजन करेंगे, आपके भोजन में पोषक तत्व होंगे, आपके जो भोजन की थाली आएगी उसके अंदर वैरायटी ऑफ भोजन होंगे, जिससे कि आप विभिन्न वैरायटी ऑफ जो पोषक तत्व होते हैं उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। तो इन भोजन, पोषण और जो स्वास्थ्य है, इन तीनों में जो अंतर संबंध होता है, किस तरीके का भोजन कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, भोजन लेने के क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में क्या क्या संबंध होते हैं, ये पूरी जानकारी जो होती है, यह जानकारी आपको किसके द्वारा मिलती है? आहार एवं पोषण विज्ञान के द्वारा आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाती है कि अच्छा पोषण ले रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, आपका भोजन की थाली में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आहार एवं पोषण विज्ञान के द्वारा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं। हर धर्म की, हर समाज की अलग अलग मान्यताएं होती हैं और जितनी भी हमारी मान्यताएं होती है ना, वो कहीं ना कहीं भोजन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जैसे होया अष्टमी आती, इसमें आप ठंडा खाना खाते हैं। रीज़न ये होता है इसके पीछे हमारी जो मान्यताएं होती हैं कि होया अष्टमी से पहले थोड़ी सी ठंड होती है ना, तब तक आप ठंडा खाना ना खाएं, है ना, तब तक आप ठंडा खाना ना खाएं। ठंडा खाना ना खाने से क्या होगा? आपका जो शरीर में जो क्योंकि सर्दी है और आप ठंडा खाना खाएंगे तो आपके हो सकता है कि आपके शरीर का जो स्वास्थ्य है वह खराब हो जाए, इसलिए आप उसको ठंडा खाना नहीं खाना है। इसके बाद में आप ठंडा खाना
खा सकते हैं, मतलब तब तक तो आपको गर्म खाना खाना है ताकि आपका जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, उसके बाद में आप गर्म खाने को खा सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं। जैसे ये एक मान्यता है अलग धर्मों में कि जो बारिश का टाइम होता है उसके अंदर जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको उनको खाना वर्जित होता है। वो खाना क्यों वर्जित होता है, उसके पीछे हर 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 जो हमारे धर्म की, किसी भी धर्म को आप देख लें, हर धर्म की जो मान्यता है उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। तो ये धर्म की मान्यता है कि आप जो पत्तेदार सब्जियां हैं वह आप बरसात के सीजन में ना खाएं। उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे ये कारण होता है कि बरसात के सीजन में जो होते हैं वो जो मच्छर होते हैं या छोटे छोटे जीवाणु जो कीटाणु होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और ये जो पत्तेदार सब्जियां होती है ना उसके अंदर हमें दिखाई नहीं देते, और हम यदि उनको खा लेते हैं तो जो डायरिया की, डिप्थीरिया की जो प्रॉब्लम आती है या जो पाचन संबंधी उस समय जो बरसात के समय जो प्रॉब्लम आती है वो आ जाती है। तो अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए आपको इस तरीके का भोजन थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए बरसात के समय में। तो हर धर्म की, हर समाज की अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं को मान लेना चाहिए क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है, और यही साइंटिफिक रीजन हम फॉलो करते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान में, कि आपने देखा हमें सर्दी के अंदर गर्म खाना खाना चाहिए। सर्दी के अंदर हम ऐसा भी खाना खा सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत है। बाहर का जो टेम्परेचर होता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वह कम होता है, और जो शरीर का टेम्परेचर होता है वह ज़्यादा होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो गर्म से ठंडे की तरफ जाता है। तो हमें गर्म चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस तरह के खाना खाना चाहिए। वहीं हम बात करें गर्मियों की, तो जो गर्मियों का सीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा होता है, शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो हमें ठंडी चीज़ें खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को बाहर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सके। इसीलिए जो भी हमारे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक मान्यताएं हैं उनको हमें फॉलोअप कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक मांग। जन्म लिया हुआ बच्चा और 80 साल का वृद्ध जो भी है, हर व्यक्ति की शारीरिक मांग अलग अलग होती है। किस चीज के बारे में, पोषक तत्व के बारे में। यदि 6 माह तक का बच्चा है तो उसके माँ का जो दूध होता है वो उसके पोषक तत्व उसमें इतने होते हैं कि दैट इज सफिशिएंट। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे पोषक तत्वों की डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे हम एग्जांपल दें, 12 से लेके 17 साल तक की जो गर्ल्स होती है उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उनमें जो आयरन की जो मात्रा होती है वह ज़्यादा डिमांडिंग होती है क्योंकि ब्लड लॉस होता है हर महीने, तो उनके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। जो लैक्टेटिंग वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन मतलब जो धात्री माँ होती है, जो बच्चे को दूध पिला रही होती है माँ, उसको कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। उसको कैल्शियम की मात्रा क्यों ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वह उसका जो कैल्शियम होता है वह मिल्क सिक्रेशन के रूप में बच्चे को दिया जाता है। तो फीडिंग मदर जो होती है उसे कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। इसी तरीके से जब प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्यों आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चा होता है उस बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, तो जो सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, और जब सेल मल्टीप्लाई होती है तब सेल किसके द्वारा मल्टीप्लाई होती है, प्रोटीन्स के द्वारा मल्टीप्लाई होती है। हर सेल के अंदर कोई ना कोई तरह का प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन का मेंटेन रखने के लिए प्रेग्नेंट लेडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, इन सभी चीज़ों की, पोषक तत्वों की आवश्यकता उस समय ज़्यादा होती है। यह भी आप कह सकते हैं अधिक कार्यशील व्यक्ति, मध्यम कार्यशील व्यक्ति, कम कार्यशील व्यक्ति के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो जो अधिक कार्यशील व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिनकी फिजिकल वर्क सबसे ज़्यादा होता है, इसको हम कहते हैं मजदूर वर्ग के बारे में बात करते हैं। तो जो मजदूर वर्ग होता है, जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता होता है, उनको प्रोटीन की जो डिमांड होती है वह कम क्रियाशील व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा होती है ना। तो हर व्यक्ति की शारीरिक मांग अलग अलग होती है। हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं, उनकी भी डिमांड अलग अलग होती है।
जो फीमेल होती हैं उनकी, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है और जो ब्लड का लॉस हर महीने होता है, तो उनके जो आयरन की डिमांड होती है वह कंपैरेटिवली बॉयज से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति की शारीरिक कार्य के अनुसार, उनके सेक्स के अनुसार, उनकी एज के अनुसार शारीरिक मांग ज़्यादा के अनुसार पोषक तत्वों की डिमांड होती है। इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, जो टीन एज तक बच्चे होते हैं ना, 16, 17, 18 साल के बच्चे होते हैं, या फिर तो उन लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों आवश्यकता प्रोटीन की ज़्यादा होती है? वो इसलिए आवश्यकता ज़्यादा होती है प्रोटीन की कि उस समय उनका बॉडी बढ़ रही होती है, उनकी लंबाई बढ़ रही होती है, उनकी चौड़ाई बढ़ रही होती है, उनमें जो फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं वो फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। बच्चा जो जन्म के समय जो 3 किलो का होता है, वो 18 साल तक आते आते उसका वजन 50 केजी तक हो जाना चाहिए, हाइट के अनुसार हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जब बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस इतने सारे आ रहे होते हैं, तो जो सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन का काम होता है वो बहुत तेज गति से होता है, तीव्र गति से होता है। इस कारण से बच्चों के अंदर प्रोटीन की मांग जो होती है वह कंपैरेटिवली युवकों के अकॉर्डिंग, या जो मिडिल एज के व्यक्ति होते हैं उससे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मांग होती है। तो हर एज ग्रुप के अनुसार, हर सेक्स के अनुसार अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग तरीके की डिमांड होती है। नो डाउट वर्क के हिसाब से भी होता है, आपने अभी देखा, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग तरह की उसकी डिमांड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आहार द्वारा रोगों का उपचार। अभी कोविड का जो हमारा समय चल रहा है, उस समय में भी कई जगह देखा गया है कि आहार के द्वारा भी रोगों का उपचार किया जा रहा है। कोविड का उपचार भी आहार के द्वारा किया जा रहा है। तो बच्चों, जब हम कोविड का उपचार कर सकते हैं तो बहुत सारी हमारे जो रोग होते हैं उनको हम केवल और केवल आहार के द्वारा भी उपचार किया जा सकता है। हालांकि उसके अंदर बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है। जो रोगी होता है उसको बहुत पेशेंसली भोजन ग्रहण करना पड़ता है, जो दिया गया भोजन होता है वही लेना पड़ता है। परंतु फिर भी एक कुछ हद तक तो बीमारी को आप आहार के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली हम जब बात करते हैं जॉइंटिस की, जॉइंटिस का जो रोग होता है उसके अंदर लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब लिवर जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही आवश्यक अंग होता है। किसके लिए? पाचन क्रिया के लिए। हमें पाचन के लिए, अब पाचन क्रिया से रिलेटेड हो गया ये, तो अब हमें पाचन क्रिया को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए, या पाचन क्रिया को थोड़ा सा कम गति करने के लिए हमें इस तरह का भोजन करना पड़ता है जॉन्डिस के अंदर, कि आपके जो लिवर है उसको कम से कम फंक्शन करना पड़े। ये होता है ना, अगर आप थकान हो जाती तो आप क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। आपको कम से कम काम करते हैं आप, है ना। तो वही रूल हम किस पे लागू करते हैं? लिवर के ऊपर हमने लागू करा कि जॉन्डिस में जिन भोजन को खाने से शरीर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हम उन गरिष्ठ भोजन को, जैसे कि दाल बाटी है, जैसे कि रोटियां हैं जिसमें खूब सारा घी चिपड़ा हुआ होता है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, हलवा है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हमने इस समय टोटली अवॉइड कर दी, जिससे हमारे लिवर को रेस्ट मिलता है ना। इसी तरीके से आपने देखा होगा, सिंपल से एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। आपने देखा होगा डायरिया के टाइम में, दस्त के टाइम में दूध को अवॉइड कर दिया जाता है। ठीक है, दस्त के टाइम में क्या दिया जाता है? पतली लस्सी दी जाती है। इससे क्या होता है? पतली लस्सी या छाछ जो दी जाती है, उससे क्या होता है कि जो आपका जो पाचन तंत्र है उसको दूध को दही में, और दही को फिर आपको आगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। इसको डायरेक्ट ही पतला जो मिल जाता है भोजन, जिससे कि पेट भी भर जाता है। लस्सी या छाछ जो भी आप ले रहे होते हैं उससे पेट भी भर जाता है, और उसके अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं वो एंजाइम इस तरीके से कार्य करते हैं कि जो बाहर के कीटाणु जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उनको भक्षण का कार्य करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वो उसके भक्षण का कार्य करते हैं, बनस्पत की वो अपने केवल भोजन को पचाने का कार्य करें। समझ रहे हैं आप बात को? बात ये है कि हमारे पाचन तंत्र में हम इसलिए दही का या लस्सी का उपयोग करते हैं ताकि हमारे शरीर का जो क्रिया है, वह पाचन क्रिया है, वह आसानी से हो जाए, और जो जीवाणु कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जो हमारे पाचन तंत्र पर हमला कर चुके हैं, ध्यान उनके भक्षण में रहे, न कि केवल पाचन क्रिया पर रहे। इसलिए आहार द्वारा रोगों का उपचार भी किया जा सकता है।
और ये सिंपल चीजें होती हैं, आहार के द्वारा आप रोगों का उपचार करें। यदि आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो आहार विज्ञान एवं पोषण के बारे में, तभी आप आहार के द्वारा इसका उपचार करा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आहार द्वारा रोगों का नियंत्रण। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पे डायबिटीज जो रोग है एक बहुत ही कॉमन रोग है, ठीक है। अब इस डायबिटीज को रोकने के लिए, या डायबिटीज रोग जो हो गया है उसको बढ़ावा ना मिले, है ना, जितना हमारा डायबिटीज का जो लेवल आ रहा है वो मेंटेन रहे, डायबिटीज का लेवल हाई ना हो, इसके लिए किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? आहार के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दें, डायबिटीज रोग में चावल नहीं खिलाए जाते, है ना, कहते हैं कि चावल नहीं खिलाने चाहिए, परंतु यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा चावल पसंद हो तब क्या करेंगे आप? बिल्कुल चावल अवॉइड कर देंगे? नहीं, चावल को भगोने में उबालें, चावल का जो पानी होता है, जो मांड होता है उसको निकाल दें आप, और उसको निकालने के बाद व्यक्ति को चावल को परोसा जा सकता है। या फिर आप ब्राउन राइस होते हैं, ब्राउन राइस को के पानी में भगोनी में उसको उबालें चावल को, और जो उसका पानी है उसको निष्कासित कर दें, तब आप उस व्यक्ति को चावल को सर्व कर सकते हैं। यह और हमने ये भी देखा है कि डायबिटीज में हम लोगों को मीठा खाने की बहुत तलब होती है, पर उनको रोक दिया जाता है। कितनी मीठा आप दे सकते हैं ताकि डायबिटीज का जो लेवल है वह इंक्रीज ना हो, इसके बारे में किसके बारे में जानकारी ले सकते हैं आप? आहार एवं पोषण विज्ञान के द्वारा ही इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कोई भी रोग होता है उस रोग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जिस लेवल तक है उस लेवल तक बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन के यदि कंट्रोल किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? आहार के द्वारा किया जा सकता है। फिर है पौष्टिक पदार्थों की जानकारी। विभिन्न तरह के पौष्टिक पदार्थ होते हैं, विटामिन है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, जल है, ये विभिन्न प्रकार के हमारे पोषक पदार्थ होते हैं जो हमें शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। अब इनका पोषक पदार्थ जो होते हैं इनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? आहार एवं पोषण विज्ञान के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं कि ये हमारा आहार होना चाहिए, इसके अंदर ये पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों के बारे में बता दें आप, जैसे विटामिन B12 जो होता है आजकल बहुत जनरली सभी में कम होता है, स्पेशली जब हम वेजिटेरियंस की बात करते हैं तो वेजिटेरियंस में यह बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब चूंकि वेजिटेरियंस में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है तो किस तरीके से इसको पूरा किया जा सकता है? इसको हम कैसे पूरा करेंगे? हम तो मेडिसिन के द्वारा पूरा कर सकते हैं, परंतु हमारे भोजन में दालचीनी एक आती है, हमारे जो गरम मसाले होते हैं, आखे मसाले जिसको बोलते हैं, उसके अंदर दालचीनी आती है। यदि दालचीनी को डेली हमारे भोजन में यूज़ किया जाता है तो विटामिन B12 की कमी नहीं हो सकती, और विटामिन B12 की जो कमी होती है वह कुछ हद तक रोकी जा सकती है। ठीक है, तो आहार पोषक तत्वों के बारे में कंप्लीट जानकारी जो हमें मिलती है वह हमें आहार एवं पोषण विज्ञान के द्वारा ही मिलती है। नेक्स्ट हम करते हैं भोजन की आदतों में सुधार। ये बहुत आवश्यक होता है, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं आजकल के, उन टीनेजर्स में ये जो भोजन की आदतें हैं ना ये गलत हो गई, और इस कोविड-19 में तो सभी की आदतें गड़बड़ हो गई। ओवर ईटिंग जो हो रही, रिसर्चेस जो आ रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखी गई। पहले तो हम बाहर जाके खाना खा लेते थे, अब चूंकि लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में हमने बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना बंद कर दिया। ये हमें बार बार बोला गया कि घर का बनाया हुआ खाना लें, घर के बनाए हुए खाने का स्वाद लें, तो उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें सीखी गई हैं लॉकडाउन के दौरान। अब उन सीखी गई चीज़ों में यह बताया गया है बहुत सारा व्यक्ति ने ओवर ईटिंग होती जा रही है, ऐसे रिसर्चर्स कह रहे हैं, है ना। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा वजन का जो इंक्रीज हो गया वो हो गया। हमें हमारी भोजन की आदतों में सुधार लाना होगा, हमें स्वाद और पोषक तत्व दोनों का संतुलन बैठाना होता है ताकि हमारे शरीर का उत्तम स्वास्थ्य बना रहे। उत्तम स्वास्थ्य के लिए ऐसा नहीं है, हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जितने भी फास्ट फूड्स हैं आप इसको बिल्कुल मना कर दीजिए, बिल्कुल नहीं लीजिए। बिल्कुल आप फास्ट फूड को ग्रहण करें, परंतु उसके अंदर एक लिमिटेशंस रखें।
पोषक तत्व अगर हमेशा सही रहेंगे तभी आपका जो स्वास्थ्य है वह उत्तम रहेगा। और इसके लिए भोजन की आदतों में सुधार आवश्यक होता है। दिन में कम से कम 4 टाइम्स मील्स लेनी चाहिए। 4 टाइम्स मील्स अगर आप लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। एक मिसकंसेप्शन ये है कि हमें सुबह भोजन ले लिया, शाम को भोजन ले लिया, इनफ नहीं। अगर आप सुबह भोजन लेते हैं, शाम को भोजन लेते हैं, आपने इतना भोजन कर लिया है कि आपका जो पाचन तंत्र है, जो आपका स्टमक है वो फिल हो जाता है ना, और स्टमक 3-4-5 घंटे तक फिल रहता है और उससे वजन बढ़ता है। यही अगर आप भोजन को, और हम एक बार में उतने पोषक तत्व नहीं ले सकते हैं। हमें भोजन जो लेना चाहिए वो हमें इंटरवल्स में लेना चाहिए, कम से कम 4 मील पर डे। रिपीट कर देते हैं हम इस बात को, 4 बार आपको भोजन करना चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, फिर दिन का नाश्ता और रात का भोजन। इतना तो आपको कम से कम लेना ही चाहिए। अगर आपने इस तरीके से भोजन का ग्रहण करा है तो ये बात पक्की है कि आपका जो स्वास्थ्य है वह बढ़िया रहता है। नेक्स्ट है पाक विधियों का ज्ञान। YouTube के आप खोलेंगे तो नो डाउट बहुत सारी पाक विधि आ जाएंगी, परंतु आहार विज्ञान एवं पोषण में हम आपको बताते हैं कि किस तरह की जो पाक विधि है आप उसको लेके पोषक तत्व को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, या यदि आपने इस पाक विधि का उपयोग करा है तो आपका जो पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाएंगे, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं सोयाबीन के। सोयाबीन को यदि आपको पीस के अगर आप आटे में मिला देते हैं तो उसका जो हमें सोयाबीन की जो होता है उससे प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, ये सबको पता है। पर सोयाबीन किस तरीके से ग्रहण करना चाहिए क्या आपको पता है? नहीं, हमने केवल सुन रखा होता है कि हमें सोयाबीन ले लेना चाहिए, सोयाबीन लेने से हमारे प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। आपने ये देख रखा है कि ये भी सुन भी रखा होगा जो पोहे होते हैं उसके अंदर आयरन बहुत अच्छा होता है। किस तरीके से लेना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए उसके बनाने की, जिससे कि आपका जो पोषक तत्व हैं वह खत्म ना हो। हमारे बनाने की विधियां इस तरीके से होती जा रही है दिन पर दिन कि हमारे जो पोषक तत्व होते हैं भोजन के अंदर वो तो खत्म होते जाते हैं, तो उनकी जो गिरावट होती है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी पाक विधियां ऐसी होती हैं। भोजन को बार बार उबालना, भोजन को बार बार गर्म करना, इससे क्या होता है पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आहार एवं पोषण विज्ञान के द्वारा आपको ये बताया जाता है कि आपको किस तरीके से पाक विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पोषक तत्व हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको। दाल और चावल को भिगो के रख देना चाहिए कहा जाता है, जिससे कि जब आप बनाएं कुकर में उबालें तो गैस का इस्तेमाल कम से कम हो। ठीक है, कई बार ये देखा गया है कि जो दाल और चावल को उबाल के भिगो के रखा जाता है उसके बाद उसका जो पानी होता है वो फेंक दिया जाता है। क्यों फेंक दिया जाता है? उसमें जो न्यूट्रिएंट अगर जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो तो फेंक दिए आपने। आप उसको फेंके ना, जो जल आपको उपयोग में ले रहे होते हैं उसी भिगो के रखा होता है उसी जल का आप उपयोग कर लें ताकि जो पोषक तत्व हैं वह नष्ट ना हो। नेक्स्ट है भोजन परिरक्षण संरक्षण की जानकारी। हमने देखा कि हम जो आलू है, सिंपल एग्जांपल देते हैं, हम आलू हैं, यह आलू आप सर्दियों में आते हैं, ठीक है, परंतु हमें पूरे साल आलू मिल जाते हैं। ओके, जो टमाटर आते हैं वो सर्दियों में आते हैं पर हम टमाटर सॉस पूरे साल खा सकते हैं। कैरी है, कैरी जो हम आती है गर्मियों में आती है परंतु हम उसका अचार पूरे साल खा सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हम भोजन के परिरक्षण को, जो सीजनल फूड आता है उस सीजनल फूड को आप किस तरीके से पूरे साल उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका परिरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी किसमें दी जाती है? आहार एवं पोषण विज्ञान में दी जाती है। नेक्स्ट है रोगी को विशेष भोजन। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति रोगी होता है उसको विशेष तरीके का भोजन दिया जाता है, अलग अलग रोग के हिसाब से अलग अलग तरीके का भोजन दिया जाता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था जॉन्डिस का,
हमने एग्जांपल लिया कोविड का। कोविड के अंदर क्या हो रहा है बच्चों कि जो न्यूट्रिशन का जो लेवल हो रहा है, स्पेशली रिसर्चेस कह रही हैं कि जो विटामिन डी का जो लेवल हो रहा है वो डिक्रीज होता जाता है इसके अंदर, है ना। तो भोजन किस तरीके से देना चाहिए? नारियल पानी सुबह शाम देना चाहिए। नारियल पानी के अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है। कैल्शियम से क्या होता है कि जो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता होती है वह बढ़ती है। तो हर रोग के हिसाब से व्यक्ति को अलग अलग तरीके का भोजन देना चाहिए। यानी जैसे कि कोई व्यक्ति होता है वो कुपोषित होता है, तो कुपोषित होता है उसका वजन डिक्रीज है, कम होता जा रहा है उसका वजन। तो जिस व्यक्ति का वजन कम है तो उसके भोजन के अंदर जो वसा की मात्रा होती है, गरिष्ठ भोजन की मात्रा होती है, उसको इंक्रीज करना चाहिए। वहीं यदि कोई व्यक्ति मोटा है, उसके जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में है, फैट उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो जो गरिष्ठ भोजन है उसको कम कर देना चाहिए, सलाद एक्सेट्रा कर देना चाहिए। अच्छा, जिनको आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं होती है और जो व्यक्ति मोटे होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल से कंसेप्ट अपनाते हैं कि हम तो खाना खाना छोड़ देते हैं, हमारा वजन अपने आप कम हो जाएगा। खाना खाना छोड़ देने का मतलब होता है आपके शरीर को आप त्याग रहे होते हैं, आपके शरीर से आप पोषक तत्व खत्म कर रहे होते हैं। खाना त्यागना कोई अल्टरनेट नहीं है मोटापा घटाने के लिए। हम एक टाइम खाते हैं, उसके बाद हम खाते नहीं, हमारा शरीर तो चल रहा होता है। शरीर आपका केवल चल रहा होता है, समझ रहे हैं आप, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। आपका शरीर केवल कार्य कर रहा होता है क्योंकि उसको कार्य करना होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति को यदि मोटापा है तो उसे सलाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। सलाद का उपयोग इसलिए ज़्यादा करना चाहिए ताकि जो उसके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन होती है वह पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके। भोजन प्राप्ति का सही स्रोत, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, विटामिन है, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। उन अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन के अलग अलग स्रोत होते हैं। किस न्यूट्रिशन का क्या स्रोत होता है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जनरली क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं, स्पेशली जो लोअर क्लास की जो गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। और जब आयरन की कमी होती है क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड लॉस हर महीने होता है। अब ब्लड लॉस तो हर महीने हो रहा है परंतु उनको पोषण नहीं मिल पाता। उन्हें लगता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स एन डॉक्टर अवे, मुझे एक एप्पल ही खाना चाहिए क्योंकि हमने सुन रखा होता है कि एप्पल के अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या पालक के अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्या गुड़ के अंदर आयरन की मात्रा नहीं होती है? होती है। तो हमें जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी, हमें यह नहीं करना चाहिए कि हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि केवल महंगी चीज़ें खाने से ही अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे गुड़ चना, यदि एक मुट्ठी डेली खाया जाए तो शरीर में कभी भी आयरन की जो कमी होती है या जो प्रोटीन की कमी होती है वह प्रोटीन की कमी नहीं होगी। केवल एक मुट्ठी गुड़ और थोड़ा सा चना, एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा गुड़ दिखाया जाए तो इससे आयरन की कमी नहीं हो सकती। तो इसके बारे में जानकारी किसके द्वारा दी जाती है? इसके बारे में जानकारी दी जाती है आहार एवं पोषण विज्ञान के द्वारा दी जाती है। हमने भी एग्जाम्पल दिया आपको विटामिन B12 का कमी का। जो वेजिटेरियंस होते हैं इसके अंदर आजकल B12 की कमी देखी गई है, जिससे कि जो कि इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, B12 के कोर्स होता है उसके द्वारा इसको कंप्लीट करा जा सकता है। परंतु यदि दालचीनी का सेवन डेली किया जाए तो उससे B12 की जो कमी होती है वह दूर की जा सकती है। भोजन के प्राप्ति का सही स्रोत के बारे में जानकारी किस में मिलती है? हमें आहार एवं पोषण विज्ञान में से मिलती है। नेक्स्ट है उत्तम पोषण का शरीर के क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आपके पास मिनरल्स हैं तो आपका शरीर किस कारण से सही चलेगा। यदि आप में विटामिन डी है पूरी तरीके से तो किस तरीके से चलेगा। प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में है तो प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है आपके शरीर में। मिनरल्स हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। विटामिन आपके शरीर में है वो क्या कार्य करता है। जल को, जिसको पोषक तत्वों के अंदर लिखा गया है, वो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करता है। कितनी जल की आवश्यकता होती है, कम जल होता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव असर। अगर हम ज़्यादा जल ले लें तो हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी किसके द्वारा मिलती है? आहार एवं पोषण विज्ञान के द्वारा ही आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट है विभिन्न शारीरिक आवश्यकताओं में पोषण की आवश्यकता। हर एज के अंदर पोषक तत्वों की अलग अलग आवश्यकता होती है। हर जो शारीरिक आवश्यकता होती है किस हिसाब से आप कार्य कर रहे होते हैं, किस हिसाब से जैसे कि हम एग्जांपल देंगे, आफ्टर मैरिज, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन, 3 अलग अलग तरह की महिलाएं हैं। ठीक है, एक ही महिला की 3 अलग अलग तरह की स्टेज है, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, है ना। तो तीनों अलग अलग स्टेज में उसी महिला को अलग अलग तरह के पोषण की आवश्यकता होगी। जो यदि महिला मध्यम कार्यशील है तो उसको पोषण की अलग तरीके से आवश्यकता होगी। वही महिला अगर मध्यम कार्यशील एवं प्रेग्नेंट है तो उसको जो प्रोटीन की मात्रा है, उसके जो कैल्शियम की मात्रा है, उसके जो आयरन की मात्रा है, उसके जो विटामिन की मात्रा है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वह लैक्टेटिंग वुमेन है, धात्री माता है, तो वही वुमेन की आयरन की जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसकी डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता क्या है। जिस हिसाब से शारीरिक आवश्यकता होती है उस हिसाब से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। डिमांड ऑफ आपके जो पोषक तत्व डिपेंड करते हैं कि आपकी शारीरिक नीड क्या है। जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं उसके अंदर प्रोटीन की डिमांड्स होती है वह ज़्यादा होती है। जैसे 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 एज बढ़ती जाती है, क्योंकि शरीर के निर्माण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो खत्म होती है इन द सेंस कि वो केवल टूट फूट तक सीमित हो जाती है, इसलिए जो प्रोटीन की डिमांड होती है वो कम हो जाती है कंपैरेटिवली टीनेजर से, या जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं 9-10 साल तक के बालकों की, उनकी प्रोटीन की डिमांड ज़्यादा होती है। यानी कि पोषक तत्वों के बारे में संपूर्ण जो जानकारी होती है वह हम आहार एवं पोषण तत्वों के बारे में से लेते हैं। हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है, किसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, भोजन को हमें किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि हमारी जो पोषक तत्व है हमारे भोजन के अंदर है, भोजन की थाली को किस तरीके से रखना चाहिए ताकि देखने वाले को भोजन जो है वो ग्रहण करने की इच्छा हो, उसे मानसिक एवं शारीरिक संतुष्टि प्राप्त हो। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें आहार एवं पोषण विज्ञान के द्वारा मिलती है।